नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने किस्सा गोई के सीज़न 6 के पार्ट 258 258 के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, एक नई क्राइम की घटना लेकर। ये भी उसी समय की है जब मैं डीआईजी रेंज बरेली था और आज का जनपद है बरेली, थाना है आंवला। 10 जनवरी 2020 को समय करीबन शाम को 4:30 बजे थाना आंवला पर श्री राम भरोसे सन ऑफ ननकू राम, रेजिडेंट ऑफ बिलौरी, थाना आंवला उपस्थित हुए। इंस्पेक्टर इंचार्ज थाने पर मौजूद थे। राम भरोसे ने बताया कि मेरा छोटा भाई पन्नू सिंह, जिसका बुलाने का नाम पन्ना लाल है, 4 दिन पहले घर से दिल्ली जहां नौकरी करता है वहां नौकरी पर जाने के लिए निकला था। आज मुझे गांव में ये सूचना मिली कि उसकी लाश गांव के बाबू नाई के भट्टे वाले गन्ने के खेत में पड़ी है। गांव में ये सूचना मिलते ही मैं भाग के लाश को देखने गया। मैंने पहचान लिया कि वो मेरे भाई पन्नू सिंह या पन्ना लाल की लाश है। प्रभारी निरीक्षक या इंस्पेक्टर इंचार्ज या एसएचओ, अलग अलग जगहों पर इन्हें अलग अलग नाम से कहा जाता है और उत्तर प्रदेश में इन्हें कोतवाल साहब के नाम से जाना जाता है। जो भी प्रभारी होते हैं, कोई भी हो, उन्हें कोतवाल ही कहा जाता है। कोतवाल थाना आंवला। उन्होंने तुरंत राम भरोसे से एक तहरीर लेकर एफआईआर दर्ज कर ली। क्राइम नंबर 11/2020, धारा 302, 201 बनाम अज्ञात अभियुक्त। फिर वही जो रूटीन है कि सूचना मिलते ही वायरलेस पर सभी संबंधित अधिकारियों को सूचना भेजी गई। सभी यूनिट्स को बताया गया कि तत्काल मौके पर पहुंचें। हत्या का एक प्रकरण संज्ञान में आया है। सबको सूचना देकर इंस्पेक्टर स्वयं मौके के लिए रवाना हो गए। शाम का समय था। एक एक करके सभी यूनिट्स पहुंचने लगी। फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड, सर्विलांस सेल, क्राइम ब्रांच, सभी एक एक करके वहां पहुंच गए। येलो टेप लगाया गया। हालांकि पहले से ही गांव की महिलाओं और पुरुषों की काफ़ी भीड़ वहां इकट्ठा हो गई थी। सबसे पहले डॉग स्क्वाड का काम इसलिए कि बिना सीन ऑफ क्राइम को डिस्टर्ब किए अगर उसे कोई स्मेल मिल जाती है तो वो मुलजिम तक पहुंचा देगा। लेकिन बॉडी चूंकि कम से कम 5 दिन पुरानी थी, बुरी तरह सड़ गई थी। हालांकि कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, लेकिन फिर भी खुले में पड़ी हुई डेड बॉडी जल्दी सड़ गई और काफ़ी बदबू आ रही थी। इसी बदबू की वजह से ही खेत वाले ने खेत में जाकर देखने की कोशिश की कि क्या कोई जानवर उनके खेत में मर गया है। जब उसको ये बॉडी दिखाई पड़ी, गांव वालों को बताया गया। गांव वालों ने आके देखा। तब उसके भाई राम भरोसे उसको सूचित किया गया और उसने आकर पहचाना। तो जो बॉडी की स्मेल थी, बैड स्मेल, बदबू, दुर्गंध, इसने ह्यूमन स्मेल को ओवर पावर कर दिया। ऐसे केसेस में ज़्यादातर 99% केसेस में स्मेल डॉग को नहीं मिलती और वो कहीं भी प्रोसीड नहीं कर पाता। और यही हुआ भी। डॉग ने आसपास स्मेल की, उसके बाद वो थोड़ा इधर थोड़ा उधर, कई बार हैंडलर ने ट्राई किया, लेकिन वो कहीं पहुंच नहीं पाया और फिर हैंडलर उसको लेकर वापस हेडक्वार्टर लौट गया। फील्ड यूनिट के फॉरेंसिक वालों ने फ़ोटो और वीडियो के अलावा बहुत कोशिश की कि कोई फिजिकल एविडेंस मौके पर मिल जाए, लेकिन मौके पर कोई सबूत उसे नहीं मिल पाया। बस वही अंत में खून आलूदा मिट्टी, ब्लड के सैंपल और जो कुछ आसपास फुटप्रिंट इस अंदाज से उठा लिए जाते हैं कि शायद कोई फुटप्रिंट अनटच्ड रह गया हो, डिस्टर्ब न हुआ हो और बाद में ट्रायल के समय ये सबूत बहुत अहम माना जाएगा। बॉडी का पंचायतनामा सब इंस्पेक्टर ने यानी दरोगा जी ने किया। चोटों के निशान जिल्द पंचायतनामा में जो नक्शे बने होते हैं
उसमें जिल्दनाश जिसको कहते हैं, उसमें उनको अंकित करना होता है। बॉडी जिस भी कंडीशन में पड़ी होती है, उसको उलट के पीछे अगर कोई चोट लगी है तो उसका भी उस बॉडी के जो फिगर बने होते हैं पंचायतनामा में, उसमें अंकित करना होता है। अब आप समझ सकते हैं कि 5 दिन की सड़ी हुई लाश, तेज़ दुर्गंध, सभी सिपाहियों और दरोगा जी जो पंचायतनामा कर रहे थे, उन्होंने कपूर को रुमाल में बांधा और कपूर वाले हिस्से को नाक के पास और बाकी रुमाल का बाकी हिस्सा मुंह के पास करके कान के पीछे से उसे बांध लिया, ताकि उनको काम करने में बदबू या सड़न या दुर्गंध की वजह से कोई दिक्कत न हो। यही सिपाहियों ने किया, क्योंकि अकेले सब इंस्पेक्टर के बश का नहीं होता कि वो उसे उलट पलट के चोटों को देखे। इसलिए ये ज़रूरी होता है कि बाद में एक कॉलम उसमें पंचायतनामा में राय पंचान, यानी जिन पंचों के इस पे सिग्नेचर हैं, जिन 5 लोगों के इस पे सिग्नेचर हैं, जिन्होंने बॉडी को अच्छी तरह से देखकर और उनकी चोटों के डिस्क्रिप्शन को पंचायतनामा में लिखवाया है, उनकी इस हत्या या इस लाश के बारे में क्या राय है। तो पहली राय, राय पंचान की किसी भी मर्डर के बारे में पंचायतनामा में लिखी जाती है। इसके बाद वो बड़ी जो तेज़ दुर्गंध वाले शब्द था, उसको सील करने की बात शुरू हुई। मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि ये पुलिस के ही बस का है, दूसरा कोई ये काम नहीं कर सकता। एक सड़ी हुई लाश, ब्लीडिंग पूरे शरीर में, काला काला खून जमा हुआ, कीड़े पड़ गए, दुर्गंध आ रही है, मुंह में रुमाल लपेट के और फिर उसे सफ़ेद कपड़े के ऊपर रख के उसे सुई तागे से सिलना और फिर लाख से उसमें अपनी सील लगाना। उसके बाद उसको जो बॉडी बैग होते हैं प्लास्टिक के, उसमें चेन के साथ बंद कर देना, ताकि उसको ट्रांसपोर्ट करते समय, लाते ले जाते समय किसी को दुर्गंध के कारण असुविधा ना हो। अब बॉडी को आंवला से जिला मुख्यालय बरेली लाया जाना था। मॉर्चरी तक भेजने के लिए बॉडी को किसी भी स्थान से सीआरपीसी या किसी रूल बुक में किसी साधन का कोई जिक्र नहीं है कि ये किस तरह से ले जाया जाना चाहिए ताकि उसको फॉलो किया जाए। पहले के ज़माने में यानी 70s और 80s में ये बैलगाड़ी, इक्के, तांगे और रिक्शे से ये बॉडी ले जाई जाती थी। और कभी कभी घटनास्थल से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की दूरी जब बहुत ज़्यादा होती थी तो बॉडी को पहुंचाने में 10 से 12 या कभी कभी 15 घंटे भी लग जाते थे। कायदे से कोई नियम तो नहीं है, लेकिन कायदे से ये ट्रांसपोर्टेशन का काम थाने को मिली हुई सरकारी जीप से किया जाना चाहिए। लेकिन जीप एक ही होती है थाने इंचार्ज के पास। आजकल पिछले 5 सालों से उत्तर प्रदेश में प्रत्येक थाने को 2 जीपें दी गई हैं, एक लॉ एंड ऑर्डर के लिए और दूसरी इंस्पेक्टर के चलने के लिए। तो कायदे से इसे थाने की जीप में रख के और फिर उसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ले जाना चाहिए। लेकिन इतनी लंबी सेवा के बाद मैंने आज तक कभी किसी सरकारी गाड़ी, यानी जो एसओ इंस्पेक्टर या एसएचओ कह लें उसे, या थानेदार कह लें या थानाध्यक्ष कह लें, मैंने कभी नहीं देखा कि उसकी गाड़ी पर सील की हुई लाश को रख के और उसे हेडक्वार्टर पहुंचाया गया हो। मैंने कभी नहीं देखा। अगर कहीं पर एक्यूट लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन रही है, एक्सीडेंट हुआ है या मर्डर हुआ है, बॉडी पड़ी हुई है और अंदाज़ा है कि अगले 1 घंटे में भीड़ बहुत बढ़ जाएगी, लाश को सड़क पर रख कर उसे जाम कर सकती है, धरना प्रदर्शन कर सकती है। ऐसे में तो जो सबसे पहले इंस्पेक्टर या सरकारी गाड़ी से पहुंचने वाला आदमी उस लाश को, एक्सीडेंट की या मर्डर की, फ़ौरन गाड़ी में लाद कर वहाँ से ले जाता है और थाना प्रांगण में रख देता है और पंचायतनामा और बॉडी के सीलिंग की कार्रवाई थाने के प्रांगण में ही होती है। क्योंकि उस समय न तो दूसरी प्राइवेट गाड़ी बुलाने का समय होता है और न ही भीड़ को इकट्ठा किए जाने या इकट्ठा हो जाने के लिए कोई परमिट कर सकता है। अल्टीमेटली सील्ड बॉडी थाना क्षेत्र के किसी भी स्थान से मॉर्चरी, जो 99% केसेस में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बगल में हुआ करती है, कुछ कुछ उसके कैंपस के भीतर होती है। हालांकि आजकल
बड़े शहरों में और डेवलपिंग शहरों में इस चीड़ घर को शहर की आबादी के बाहर कहीं बड़ी नदी या नाले के किनारे बनाया गया है। कुछ बड़े शहरों में ये चीड़ घर बीच शहर से यानी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास से हटाकर शहर के किनारे कर दिए गए हैं, कई बड़े शहरों में जहां मैं रहा हूं। लेकिन अधिकांश शहरों में अभी भी ये बीच में ही हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास हैं। इन बड़े शहरों में इनको बाहर हटाने का कारण ये था कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास बने थे। धीरे धीरे समय के साथ आसपास आबादी बसती गई, मकान बनते गए, लोग रहते गए। तो इस आबादी के बीच में शव गृह में, चीड़घर में या पोस्टमार्टम हाउस में, वहाँ पर पुराने शवों की सड़न से या दुर्गंध से लोग परेशान हो जाते हैं। अब इस लाश को वहाँ से ट्रांसपोर्ट करने की या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक पहुँचाने की बात जो मैं बता रहा था कि इस पर कोई रेगुलेशन नहीं है और न ही कोई इस पर लॉ है। इस पर कोई रूल्स नहीं है कि आखिर ये कैसे ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे। तो कैसे ले जाना है? थाना क्षेत्र की पुलिस की शह पर चलने वाले अवैध वाहन जैसे टेम्पो, टैक्सी, ऑटो, जीप, छोटे वाहन जो सवारियों को 10-15 किलोमीटर के रेडियस में लाते ले जाते हैं और जो किसी प्रकार का गवर्नमेंट टैक्स, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन टैक्स या कोई कागज़ नहीं रखते। ये सिर्फ पुलिस वालों को उनका पर्सनल टैक्स देकर और अबाध गति से बिना रोक टोक के अपना सवारी ढोने का काम करते हैं। और जैसे ही लाश को ले जाने की बात होती है, वो सिपाही जो उस इलाके के हैं फ़ौरन एक टेम्पो वाले को पकड़ लाते हैं। लाख उसका मन न हो लाश ले जाने का, खासकर दुर्गंध युक्त लाश ले जाने का, लेकिन उसे चलना है। कल भी इसी रोड पे चलना है और परसों भी इसी रोड पे चलना है। इसलिए वो फ़ौरन आ जाता है और उस पर बॉडी रख के डेस्टिनेशन के लिए रवाना कर दी जाती है। सील डेड बॉडी के साथ नियमानुसार वो सिपाही जो लिखा पढ़ी में बॉडी को रिसीव कराने के लिए मोर्चरी जा रहे हैं, उनको साथ होना चाहिए। लेकिन वो कभी उस गाड़ी में नहीं बैठते जिसमें लाश रखी हुई होती है। वो पीछे से या तो सरकारी वाहन से या सरकारी मोटरसाइकिल से या फिर अपनी पर्सनल मोटरसाइकिल से पीछे पीछे लेकर आते हैं। मॉर्चरी पहुंचने पर मॉर्चरी के जो कर्मचारी होते हैं उनको वो बॉडी रिसीव कराते हैं और वापस चले आते हैं। आजकल बड़े शहरों में कुछ एनजीओज़ ने ये इस काम का बीड़ा उठाया है। जैसा लखनऊ में, मेरठ में और अलीगढ़ में मैंने देखा कि कुछ एनजीओज़ हैं, लोग मानवीय दृष्टिकोण से लाश को या शव को, चाहे वो वैसा शव हो या फिर सील्ड बॉडी हो पंचायतनामा के बाद, उसके लिए वाहन की व्यवस्था करते हैं। पुलिस वाले भी उनको बुलाते हैं और उन्हें गंतव्य तक लाश को उसी से पहुंचाते हैं। लेकिन इन बड़े शहरों में जो हादसे और दुर्घटना या मर्डर के कारण जो डेड बॉडीज़ होती हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। एक या दो वाहन होने का मतलब कि वो कभी भी समय से पहुंच नहीं पाते हैं। इसीलिए स्थानीय स्तर पर जो सब इंस्पेक्टर हैं या जो सिपाही उस बीट के हैं जहां पर ये अवैध गाड़ियां चलती हैं, उन्हें पकड़ लाते हैं और उसी पर बॉडी को रवाना कर देते हैं। यानी कहने का आशय ये कि मज़दूर हो, गरीब हो, बहुत अमीर हो या हमेशा फ़्लाइट से चलने वाला हो, अगर किसी हादसे में उसकी जान गई है और उसका पंचायतनामा हो गया है, तो वह थाने की मर्ज़ी पर अवैध रूप से चलने वाले अवैध वाहन से ही अंतिम यात्रा करने के लिए अभिशप्त है। उसे उसी गाड़ी में मॉर्चरी तक जाना है, जब तक कि उसके परिजन उसकी बॉडी को लेकर किसी अच्छे वाहन में या किसी अच्छे सवारी से शमशान तक या कब्रिस्तान तक न ले जाएं। मैंने प्रकरणवश आपको ये बात बता दी क्योंकि उत्तर भारत में जो लोग भी आसपास पर थोड़ा नज़र रखते हैं, सभी ने ये दृश्य जीवन में एक बार से अधिक बार जरूर देखा होगा कि बॉडीज़ को एक टूटी हुई टेम्पो, टैक्सी, ऑटो में बीच में डालकर सिर एक तरफ पैर एक तरफ दिख रहा होगा या बॉडी बैग में होगा, बिना किसी सिपाही के वो आपको चलते हुए मिलेंगे। पीछे पीछे सिपाही मोटरसाइकिल से या सब इंस्पेक्टर मोटरसाइकिल से जाता हुआ मिलेगा। इस प्रकरण में बॉडी मॉर्चरी पहुंच गई। अगले दिन पोस्टमार्टम हुआ, शाम तक पीएम रिपोर्ट भी आ गई। कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू शॉक एंड हेमरेज एज ए रिजल्ट ऑफ एंटी मॉर्टम इंजरीज।
इंजरीज़ का वृत्तांत उसमें दिया होता है। इंजरी नंबर 1 इतना लॉन्ग, इतना विड्थ, इतनी डीप, और शार्प है कि जो इंजरी के प्रकार होते हैं सब दिए थे। उसमें कोई 12 या 15 चोटें शरीर पर लिखी हुई थी इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में। वहाँ से बॉडी लेके पोस्टमार्टम के बाद परिजन गए, उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद पुलिस की विवेचना का काम शुरू हुआ। वादी और वादी के परिवार, मृतक और मृतक के रिश्तेदार, उनसे बयान लिया जाना ये आवश्यक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि यही कागज़ पत्तर कोर्ट में जमा किया जाता है। सबके बयान गांव में जाकर दर्ज किए गए। किसी ने कोई ऐसी बात नहीं बताई जिससे विवेचना आगे बढ़ सके। लेकिन जिस दिन प्रभारी निरीक्षक अपनी टीम को लेकर बयान लेने गए थे, बयान के साथ साथ वो सभी के मोबाइल नंबर भी नोट कर रहे थे। जो भी जिसने बताया, जिसके बारे में बताया कि इनसे दोस्ती थी, इनसे दुश्मनी थी, इनके यहाँ आना जाना था, इनके यहाँ पीना था, इनके यहाँ बैठना था, सबके नंबर उन्होंने नोट कर लिए। और उसी दिन उनकी समझ में आ गया कि जब बयानों से कुछ नहीं निकल रहा है तो बिना सर्विलांस की मदद के हम सही जगह तक नहीं पहुंच पाएंगे। उन्होंने ये सारे नंबर नोट किए और थाने वापस पहुंचते ही सर्विलांस सेल को कुल 15 नंबर नोट कराए, जो नंबर उनके हिसाब से ज़रूरी थे और जिनकी विवेचना, जिनकी एनालिसिस किया जाना आवश्यक था। 2 दिन तक सीडीआर मंगा के उसकी एनालिसिस करके सर्विलांस वालों ने इंस्पेक्टर साहब को 3 नंबर दिए और ये कहा कि इनको फिजिकली वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नंबर सब इंटर कनेक्टेड हैं, आपस में एक दूसरे से ज़्यादा बात करने वाले ये नंबर हैं। जब तीनों नंबर्स को फिजिकली वेरीफाई किया गया तो पहला तो आया सीमा नाम की एक महिला का, जिसके पति का नाम वीरेश था, यानी सीमा वीरेश की पत्नी थी। दूसरा नाम आया जबरपाल उर्फ सावरिया का, ये भी उसी गांव का रहने वाला एक युवक था। और तीसरा नंबर जो मिला वो मृतक का ही नंबर था। इन तीनों नंबर से आपस में काफ़ी बातचीत का होना पाया गया था। जब एक महिला और 2 पुरुष के नाम आए, पुलिस वालों का तुरंत जो उनकी तीसरी आंख है वो खुल जाती है, देखने लगते हैं कि अब हम शायद पहुंच गए हैं। सबसे पहले, क्योंकि सबसे कमज़ोर महिला ही होती है, ज़्यादा श्रेणीबद्ध पूछताछ किए बिना ही सच उगल देती हैं, इसलिए सबसे पहले सीमा को बुलाया गया। उसने थोड़ी सी इनिशियल नानुकर की और पहली ही डोज में उसने पूरा किस्सा बताया। उसने कहा कि मैं वीरेश की ब्याहता पत्नी हूँ और वीरेश का दोस्त जबरपाल, वो दोनों बहुत आपस में अच्छे दोस्त हैं और शादी के बाद से जबरपाल का मेरे घर बराबर आना जाना रहता था। दोनों अक्सर साथ में ही घर में ही शराब भी पीते थे और मैं इस बीच में खाना बनाती थी और उनको खिलाती थी, तब ये लोग जाते थे। धीरे धीरे मैं जबरपाल उर्फ सावरिया के प्रति आकर्षित होती गई और वो भी मेरे पति वीरेश के चोरी छिपे मुझे महंगी साड़ियाँ और मेरी ज़रूरत के तमाम सामान मुझे पहुँचाने लगा और वीरेश उतना ध्यान नहीं देता था। एक दिन सावरिया ने मुझसे कहा, ऐसा सीमा ने बताया कि एक दिन सावरिया ने मुझसे कहा कि इस चित्थड़ के पास रह रही हूँ, ये कंजूस और लहकट है, मेरे साथ मेरे घर पर रहो, आराम से रह लोगी। मुझे उसकी बात ठीक लगी और मैंने मौका पाकर एक दिन सारा सामान पैक किया और सावरिया के घर पहुंच गई। उसने साल भर तक मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, मेरी सभी ख्वाहिशें, मेरी सभी ज़रूरतें पूरी करता रहा। लेकिन साल भर बाद उसके व्यवहार में तब्दीली आ गई। इस साल भर में मृतक पन्नू उर्फ पन्ना लाल, जो सावरिया का अच्छा दोस्त था और बचपन का दोस्त था, वो जब भी शराब पीनी होती थी तो वो पन्नू को या पन्ना लाल को बुलवा लेता था। अकेले शराबी जो है अकेले शराब पीना पसंद नहीं करता। वो लगभग हर दिन शराब पीता था, लेकिन कभी कभी वो पन्नू को भी फ़ोन करके बुला लेता था और दोनों बैठ के शराब पीते थे। हालांकि मृतक पन्ने उर्फ पन्ना लाल ये शराब का लती नहीं था कि इसे रोज़ शराब पीनी ही पीनी है, चाहे उसके साथ पिए या किसी और के साथ पिए। वो ज़्यादातर अपने काम में व्यस्त रहता था और उसका व्यवहार बहुत अच्छा था।
और जब मेरा शराब पीने के बाद साल भर बाद जब साबरिया से झगड़ा होता था, शराब पीने के बाद वो चिल्लिपों करता था और मेरा उससे बहुत झगड़ा होता था, तब पन्नालाल मेरी तरफ से बात करता था। कहते सुनते वो हमेशा मेरी बात करता था, मेरा साथ देता था, मेरी तरफ से उससे झगड़ा भी कर लेता था और साबरिया को भला बुरा भी कहता था। जिस दिन सावरिया बहुत शराब पी लेता था और मुझसे काफ़ी झगड़ा भी कर लेता था, उस दिन मैं पन्ने को अपने पास अपने घर में रोक लिया करती थी कि तुम रुक जाओ, नहीं तो रात में ये मेरे साथ मारपीट भी कर सकता है। और धीरे धीरे वो लगभग हर दूसरे तीसरे दिन जब भी झगड़ा हो वो मेरे पास रुक जाता था और सवेरे घर से जाता था। इसी बीच में मेरे उसके संबंध हो गए। अब पन्ने जो है वो सावरिया से ज़्यादा मेरा ख्याल रखने लगा था। एक दिन मैं सावरिया की हरकतों और शराब पीने की उसकी आदत से आजी जा गई। मैंने अपने पहले पति, अपने मूल पति वीरेश को फ़ोन किया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं तुम्हारा साथ छोड़ के इसके यहाँ आ गई। मुझे अपनी गलती का एहसास है और मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती हूँ। वीरेश ने कतई नहीं मना किया और शाम को मैं अपना सामान लेकर फिर से वीरेश के पास पहुँच गई। वीरेश अब मुझसे अच्छा व्यवहार करने लगा और उसने सावरिया की एंट्री अपने घर में बैन कर दी, पर पन्ने बराबर आने लगा वीरेश के घर। पन्ने की हत्या कैसी हुई ये मुझे नहीं पता, इसके बारे में मैं कतई नहीं जानती, लेकिन जो हम लोगों के बीच संबंध था वो इस तरह का था, ये बात उसने पूरी बता दी। फौरन सावरिया को उठाकर थाने लाया गया। बिना किसी भूमिका के सावरिया से श्रेणीबद्ध पूछताछ शुरू कर दी गई। सत्य बोलक यंत्र से ही वह सही बात बोलने पर मजबूर हुआ। अंततः उसने पूरी बात बताई। उसने कहा जब पन्ने मेरे पीने के बाद मेरे घर पर रुक जाता था तो सवेरे वो भी देर से उठता था। शराब वो भी पीता था लेकिन वो उतनी नहीं पीता था जितनी मैं पीता था। कई दिनों जब लगातार ऐसा हुआ तो मेरे दोस्त मुझ पर ताना मारने लगे कि तुम तो पी के सो जाते हो, ये क्या करता है। आप भी आशय समझ गए होंगे और सावरिया भी इसका आशय समझ गया। और इसी बीच एक दिन सीमा उसको छोड़ के वीरेश के घर चली गई। सावरिया ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास हो गया कि सीमा और मेरे बीच अविश्वास और झगड़ा इसी पन्ने ने कराया है। उसके बाद मैं उसकी हरकतों पर निगाह रखने लगा और जब मुझे ये पता लगा कि अब वो वीरेश के यहाँ जाता है उससे मिलने के लिए, सीमा से, और ख़ासकर तब जब वीरेश घर में नहीं होता तब वो ज़रूर उससे मिलने उसके घर जाता है, मेरा शक पुख्ता हो गया कि इसी की वजह से मेरा और उसका झगड़ा हुआ और मेरा घर छोड़ के वो चली गई। इसका कहना है कि तभी मैंने सोच लिया कि सीमा से इसी ने मुझे अलग कराया है और मैं इसे मार दूंगा। मेरा घर इसने उजाड़ा है और मुझे बहुत दिक्कत हो रही है सीमा के जाने के बाद। मैंने एक दिन उससे कहा, वो वैसे जब कभी बुलाया जाता था या वैसे भी कभी कभार मेरे घर आता था और मैं उसे शराब पिलाता था, पन्ने को, लेकिन मेरे मन में ये बात आ गई कि उसे हर हाल में मार देना है। उसी की वजह से ये मेरे यहाँ से भाग गई सीमा। एक दिन उसने ऐसे ही शराब के एक सेशन के दरमियान उससे कहा कि फला तारीख को शनि की शादी की सालगिरह है और हम लोग सभी लोग गंगा सिंह के ट्यूबवेल पर पार्टी करेंगे। तुम भी आ जाना, खाने और पीने का सारा इंतजाम शनि करेगा। जिस दिन ये पार्टी होने की बात मैंने उसे बताई थी, उस घटना वाले दिन मैं, सावरिया, शनि और लक्ष्मण, ये सभी गांव के थे, और पन्ने को भी बुला लिया था। सभी लोग गंगा सिंह के ट्यूबवेल पर शाम को इकट्ठे हुए। अंग्रेजी शराब और मांसाहारी व्यंजन का इंतजाम किया गया था। पहले लोगों ने खूब छक के शराब पी। चूँकि मैंने शनि और लक्ष्मण दोनों को बता दिया था कि इसे हर हाल में आज शराब पिला के मारना है, सभी कॉन्शियस थे, उसको ज़्यादा शराब पिला रहे थे और अपने चोरी चोरी थोड़ी कम शराब पी रहे थे। थोड़ी देर में जब वो शराब पीकर बेहोश होने लगा तब सब लोगों ने मिलकर फरसे से
ये फरसा उसी ट्यूबवेल पे पहले से लाकर रख लिया था और इसी फरसे से उसके सर पर, शरीर पर बहुत ढेर सारे वार करके उसे मार दिया। जब ये इंश्योर कर लिया कि ये मर चुका है तो सब लोगों ने मिलकर पास के गन्ने के खेत में लाश को छिपा दिया। इतनी सारी बात पता होते ही 19 जनवरी 2020 को साबरिया और लक्ष्मण को गिरफ्तार कर लिया गया। शनि उस समय भाग गया। 24 फरवरी को शनि ने भी न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया और सभी साक्ष्यों और दस्तावेजों को शामिल करके सारे कागजात के साथ 28 फरवरी 2020 को चार्जशीट नंबर 83 के साथ अदालत में सब कागजात दाखिल कर दिए गए। अब आज की घटना के बारे में। आज की घटना में सीमा का व्यक्तित्व कैसा था आप सबकी समझ में आ गया होगा, मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी महिला के चरित्र पर मैं कभी कोई टिप्पणी नहीं करता, न मैंने कभी की और ना किसी को करनी चाहिए। पर जो खुली आंखों से दिख रहा है, किसी को भी दिख रहा है, उससे मुंह भी नहीं फेरा जा सकता। आप मेरा आशय समझ गए होंगे। पर ज़्यादा गलती इसमें मृतक पन्ने की लगती है, जिसकी वजह से शायद उसकी जान भी चली गई। पन्ने को यह पता था कि सीमा पति छोड़कर साबरिया के साथ भागी, फिर भी पन्ने सीमा के प्रेम जाल में फंस गया। उसे उससे दूर रहना चाहिए था, ये उसकी पहली गलती थी। दूसरी गलती कि जब सीमा पुनः अपने मूल पति विदेश के पास चली गई तो पन्ने को उसके घर नहीं जाना चाहिए था। जब वो दूसरी जगह चली गई, वहाँ बहुत ज़्यादा उसका आना जाना नहीं था, इसी बहाने उससे दूरी बना लेनी चाहिए थी और कतई नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वहाँ जाने से ही साबरिया के मन में और शक गहरा गया और उसने उसकी हत्या कर दी। अगर उसी समय इसने ये सोच लिया होता कि मुझे अब नहीं जाना है सीमा से मिलने क्योंकि वो दूसरे के घर चली गई है, तो शायद उसकी जान बच जाती। आशा है आप मेरी इस राय से सहमत होंगे। यदि आपको इस हत्या के पीछे या और कोई कारण या किसी और की गलती लगती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। आपके राय का मैं इंतज़ार करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।